Example number 4.1. The rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? को हम डायग्राम से देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि रेन वर्टिकली फॉल हो रही है, तो हमारे पास जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड, और विंड का फ्लो जो है वो हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, जिसकी स्पीड हमारे पास कितनी है, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में, तो अम्ब्रेले जो रेन का जो फॉल आ रहा है रिजल्टेंट जो रहेगा वो हमारे पास इस ब्लू एरो की डायरेक्शन में रहेगा, तो अम्ब्रेला को जो है उसके अगेंस्ट जो है वो होल्ड करना पड़ेगा ताकि रेन जो है उस पर फॉल होती रहे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल ये बना रहा है, तो जितना एंगल उसके लिए अम्ब्रेला का रहेगा वही एंगल जो है वो रेन के लिए आएगा। तो थीटा की बात करें तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट जो है वो कितना है 12 मीटर पर सेकेंड है, और जो हमारे पास एक्चुअली क्या है VW, और रेन के लिए हमारे पास VR है। तो टेन थीटा के लिए बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज VW, और बेस हमारे पास क्या है VR। तो वैल्यू लिखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू VW की वैल्यू हमारे पास 12 है और VR की वैल्यू हमारे पास 35 है। टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.343, यहाँ थीटा निकालना है तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स 0.343, और जिसकी वैल्यू हमारे पास डिग्री के अंदर लगभग वैल्यू जो आती है वो आती है 19 डिग्री के आसपास आएगी। इसी में एक हमारे पास क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या रही होगी रेन की, तो वो हमारे पास हो जाएगा VW का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। यहाँ पे VW की वैल्यू रखेंगे तो दैट इज 35 का स्क्वायर प्लस VR हमारे पास 12 का स्क्वायर, दोनों के लिए वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 1225 प्लस 144, और पूरे का हमारे पास रूट, और दोनों को ऐड करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 1369, जो कि हमारे पास रूट होता है 37 का। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेन विल बी 37 मीटर पर सेकेंड। For example 4.2, find the magnitude and direction of the resultant of two vectors A and B in terms of their magnitude and angle theta between them। तो सबसे पहले हमें दो वेक्टर दिए गए हैं और उनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, और थीटा एंगल देखा जाता है दोनों के टेल या दोनों के हेड्स को मिला के। इसके बाद वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि वेक्टर को पैरेलली मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, तो हम बी को शिफ्ट करके ए के हेड पे लेके आएंगे, तो इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड सेम रखा, डायरेक्शन भी सेम रखी। अब हम आगे रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो रिजल्टेंट दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए के टेल से स्टार्ट होके बी के हेड तक जाएगा, जिसको हम आर से डिनोट इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे कि एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हम इस तरीके से मिला लेंगे पैरेललोग्राम, यानी कि ये भी हमारे पास क्या एक तरीके से ए वेक्टर है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से ए वेक्टर की तरफ एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी, ये लाइन ए के पैरेलल है, ये लाइन बी के पैरेलल है, तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है ये भी हमारे पास क्या आएगा, थीटा आएगा। अब इस ट्राइंगल की हम बात करें, नाम दे देते हैं हम पी क्यू एंड आर। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे हम फाइनली इसको नाम दे देते हैं ओ। तो पी क्यू आर ट्राइंगल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास ये वैल्यू पता है कि पी क्यू आर में पी आर जो है वो क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस है, और यहाँ पे ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, बेस, और ये हमारे पास है हाइपोटेनियस। तो हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस पता है, हम बेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेस और हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे कॉस थीटा का। तो बेस हमारे पास क्या है, आर क्यू है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, पी आर है। दोनों की वैल्यू अगर हम रखें तो हमारे पास आ जाएगा
cos थीटा इज इक्वल टू आर क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और पी आर की वैल्यू किसके बराबर है, बी के। तो आर क्यू इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आया, बी cos थीटा के बराबर आया। नेक्स्ट हम निकालना चाहते हैं पी क्यू को, तो पी क्यू को भी हम निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी साइन थीटा की। तो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर। नेक्स्ट सेम स्टेप हमारे पास आएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आया, पी क्यू और डिवाइडेड बाई पी आर की वैल्यू कितनी है, बी। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा की वैल्यू आएगी। तो इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्योंकि निकालना क्या है, फाइनली हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो आप एक बड़े ट्राइंगल को देखिए, बड़ा ट्राइंगल कौन सा, ओ क्यू एंड पी। इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए के साथ जो एंगल बना रहा है उसको नाम दे दिया अल्फा, बी के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने नाम दे दिया बीटा। तो ट्राइंगल ओ पी एंड क्यू की बात करें तो हमारे पास ये साइड कितनी हो गई, ये हो गई ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये वाली साइड हमारे पास हो गई बी साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट है। इस ट्राइंगल में हमारे पास ये एंगल जो है वो अल्फा है। हालांकि अभी हमें एंगल की जरूरत नहीं है, एंगल को अलग से पूछा जाए तो हम बता सकते हैं, लेकिन अभी हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम लिखें तो वो हमारे पास होगी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। तो ओ पी स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर, और ओ क्यू की वैल्यू अगर हम रखें तो वो हमारे पास है ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस पी क्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है जिसका रिजल्टेंट हमारे पास बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे हमारे पास 2ab cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजल्टेंट बताइए इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एंगल बिटवीन देम। For example number 4.3, a motorboat is racing towards north at 25 km per hour and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. तो इस चीज को अगर हम डायग्राम से देखें तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, नॉर्थ की तरफ ये डायरेक्शन हमने डिसाइड कर ली कि हमारे पास नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ इस तरीके से है। अब आगे सबसे पहले मोटर बोट की वेलोसिटी जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ है, और इसके अलावा दूसरा वाटर करंट की वेलोसिटी की बात की जाए तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ साउथ 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो इनका रिजल्टेंट जो है वो बीच में कहीं आएगा, लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों के बीच का जो टोटल एंगल की बात करें तो हमारे पास टोटल ये कितना है 180, उसमें से 60 इधर रह गया, तो हमारे पास ये एंगल जो बचा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ करंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री का, और रिजल्टेंट बीच में कहीं थीटा एंगल बनाते हुए हमें यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि v की वैल्यू क्या होगी, तो v की वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ वाटर, और दोनों के बीच में एंगल का कॉस हमारे पास कोसाइन आएगा। सबसे पहले वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो वीबी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 25 का स्क्वायर प्लस वीडब्ल्यू यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 2 वीबी दैट इज 25 और वीडब्ल्यू दैट इज 10, और cos 120 की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस हाफ, यहाँ पे रहेगी। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितना आएगा 625 प्लस 100, 2 यहाँ पे जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा 250। इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रूट में वैल्यू जो है वो आ जाएगी
475, जिसका रूट लेने पे तो ये हमारे पास 22 किलोमीटर पर आवर के आसपास स्पीड जो है वो इसकी रहेगी। टेन थीटा का जो फॉर्मूला रहेगा वो इस फॉर्मूले से हमारे पास बनेगा वी डब्ल्यू साइन, टोटल एंगल हमारे पास कितना है 120 डिवाइडेड बाई वी बी प्लस वी डब्ल्यू कॉस 120, ये हमारे पास आएगा। इसको आगे वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं तो वी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 साइन 120 हमारे पास जो वैल्यू आती है वो रहती है √3/2 डिवाइडेड बाई वी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 प्लस 10 इंटू में माइनस का 1/2, तो ये हमारे पास आएगा 10 √3/2 डिवाइडेड बाई 25 माइनस ये 5 हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 20। तो आगे हमारे पास बचेगा √3, 2 ये हो गया और एक हमारे पास कैंसल आउट होके 2 और आ जाएगा, तो √3/4 हमारे पास वैल्यू आएगी। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10 इनवर्स √3/4, जिसकी लगभग वैल्यू हमारे पास जो आएगी डिग्री में वो आएगी 23.4 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 4.4, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल टू 3t I cap 2t square j cap 5k cap, where t is in seconds and the coefficients have proper units for r to be in meters। फर्स्ट आपसे पूछा गया है फाइंड वी टी का मतलब है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड ए टी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ पार्टिकल। तो सबसे पहले हमें आर की वैल्यू अगर अपने लिखें तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू है 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या आएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, जो पोजीशन वेक्टर है उसका डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, 3 का एज इट इज रहेगा, t का हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और आगे i कैप प्लस 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का हमारे पास क्या हो गया 2t j कैप प्लस 5 का हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट है अकेला, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो गया 0। तो वेलोसिटी वेक्टर को एक बार फिर से अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आएगा 3i कैप प्लस 4t j कैप। इसके बाद एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ v वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv/dt लिखेंगे तो 3 हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो उसका हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 I कैप प्लस 4, t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, और j कैप। तो a वेक्टर की हमारे पास वैल्यू क्या आई, a वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 4j कैप। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ vt एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अगर हम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बात करें तो t की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, b पार्ट के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो v हमें दिया गया है, अभी जो हमने निकाला वो क्या आया 3i कैप प्लस 4t j कैप। अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करें, क्या पुट करनी है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो ये हमारे पास आएगा v वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप 4 इंटू 1, वो हमारे पास 4 ही रहेगा, 4j कैप आएगा। इसके बाद अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स है जो इसके x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में, इनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 16 दैट मीन्स 25, और 25 का रूट हमारे पास कितना होता है 5। तो v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया 5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आएगा। दूसरा हमसे यहाँ पे डायरेक्शन के लिए भी बोला गया है, तो डायरेक्शन के लिए अगर हम लिखें तो दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि v वेक्टर जो हमें दिखेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हमारे पास ये x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, और ये वेक्टर जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से v वेक्टर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे इसको थीटा एंगल मानते हैं तो हमारे पास x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3 और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4। तो tan थीटा इज इक्वल टू अगर हम लिखने जाएं तो हमारे पास किसके साथ एंगल देख रहे हैं, x के साथ,
तो वी एक्स जो है वो नीचे आएगा और वी वाई जो है वो ऊपर आएगा। वाई कंपोनेंट हमारे पास कितना है 4 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3 किसकी होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री होता है। तो ये एंगल हमारे पास जो है वो आ गया 53 डिग्री। तो डायरेक्शन क्या होगी 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। एग्जांपल नंबर 4.5, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t is equal to 0 with a velocity 5 in meter per second and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration of 3 I cap 2 j cap meter per second square. What is the y coordinate of the particle at the instant when its x coordinate is 84? सेकंड पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। तो इसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास ये 2 डायमेंशनल मोशन है, एक मोशन x डायरेक्शन में है, दूसरा मोशन जो है वो y डायरेक्शन में यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने की एडवांटेज हमारे पास क्या होती है कि हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई डायरेक्शन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यूज करना चाहें कि एक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यही चीज अगर हम वाई डायरेक्शन में लिखें तो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो x के बारे में दिया गया है इसी को सॉल्व करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी बोली गई है 84, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 5t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ रहा है राइट नाउ 3 और इनटू में टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 168 इज इक्वल टू 10t प्लस 3t स्क्वायर। और पूरी इक्वेशन को अगर हम एक साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। इसको आगे हम ब्रेक करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन आएगा t, तो पीछे बचेगा 3t प्लस 28 माइनस 6 हमारे पास फिर से यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास अगेन बचेगा 3t प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास t माइनस 6 और 3t प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू हमारे पास आती है, एक t इज इक्वल टू आता है 6, दूसरा आएगा माइनस 28/3। तो टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारे पास यही एक पॉसिबिलिटी बचती है। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू यू वाई कितना है 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू y डायरेक्शन में कितनी है 2 और टाइम हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइनली आ गया 36 मीटर। इसके साथ हमें यह भी पूछा गया है कि इस मोमेंट पे पार्टिकल की स्पीड क्या रही होगी। तो स्पीड के लिए भी हम x डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ux प्लस ax t, ये हमारे पास x कंपोनेंट के लिए आएगा। और y के लिए लिखेंगे तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू में t। सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं, vx हमें निकालना है, ux की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 है और टाइम हमारे पास कितना है 6। तो vx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है तो 18 प्लस 5 दैट इज 23। और vy के लिए लिखें तो इनिशियल वैल्यू 0, ay की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और टाइम की वैल्यू 6। तो vy कंपोनेंट जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है 12। फाइनल अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाए तो ये हमारे पास आएगा 23 i कैप प्लस 12 j कैप। हमसे स्पीड पूछा गया है तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 529 प्लस 144 और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 673 का रूट।
और v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो आएगी दैट विल बी 26 मीटर पर सेकेंड। Example number 4.6. Rain is falling vertically with speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? तो सबसे पहले अगर हम इसमें डिसाइड करें कि डायरेक्शंस को कौन सी डायरेक्शन को किधर माना जाए, तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये अपवर्ड हो गया, ये हमारे पास डाउनवर्ड हो गया और ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किस तरीके से सिचुएशन बन रही है, तो उसको डायग्राम से देखें तो डायग्राम क्या आएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास बाइक साइकिल की स्पीड होगी दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड और इसके बाद हमारे पास ये रेन की स्पीड होगी दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड और ये इन दोनों का फाइनल रिजल्टेंट जो रिलेटिव वेलोसिटी में हम यहाँ पे यूज करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी वी आर बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, वी आर वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी आर वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वी बी वेक्टर और इन दोनों का रिजल्ट कौन है, वी आर बी वेक्टर है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिखाया गया है, नीचे की तरफ कौन है, वी आर वेक्टर यहाँ तक है और इसके बाद इस डायरेक्शन में कौन है, तो दैट इज माइनस वी बी वेक्टर। अब हमें अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, तो रेन उसको किस डायरेक्शन से नजर आती हुई आएगी, जिस डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे ये ब्लू लाइन वी आर बी दिख रही है, तो उसको इसके अगेंस्ट जो है वो अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमने एज्यूम किया हुआ है थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर का हमारे पास मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 और हमारे पास बेस कितना हो गया 35, तो टेन थीटा अगर हम लिखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वी बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई वी आर का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैन की स्पीड डिवाइडेड बाई रेन की स्पीड दैट इज 12/35 और इसको हमने एक बार पहले भी क्वेश्चन में किया है, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.343। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.343 और ये वैल्यू हमारे पास लगभग डिग्री के अंदर कितनी थी, दैट वाज 19 डिग्री। एग्जांपल नंबर 4.7, गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेटेड दैट for elevations which exceeds or falls short of 45 degree by equal amounts the ranges are equal, prove this statement। तो सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करें रेंज के फॉर्मूले की, तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आता है। इसी को डायग्राम से समझे तो किस तरीके से वैल्यू आएगी कि हमारे पास ये एक ग्राउंड हो गया और ये एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जो 45 के साथ प्लस कितना एंगल बना रहा है हमारे पास, अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस प्रोजेक्टाइल के लिए जो हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया वो कितना हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1 की बात अगर हम करें तो हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस अल्फा। दूसरा प्रोजेक्टाइल हमने लिया जिसमें अल्फा एंगल जो है वो कम है 45 से, तो थीटा 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 45 माइनस अल्फा और दोनों में ही जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो एंगल सब हमें पता है तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन 2 थीटा की, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 और 45 प्लस अल्फा, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं साइन 90 प्लस 2 अल्फा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। 90 का एंगल तो ये कॉस चेंज हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी कॉस 2 अल्फा के बराबर। यही अगर हम साइन 2 थीटा के लिए कैलकुलेट इसके लिए करें तो ये हमारे पास आएगा साइन 2 45 माइनस अल्फा और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन 90 माइनस 2 अल्फा, अगेन हमारे पास चेंज होके साइन किस में चेंज हो जाएगा, 90 है तो कॉस में चेंज हो जाएगा और एंगल हमारे पास क्या है 2 कॉस अल्फा, वैल्यू हमारे पास दोनों में देखने को मिल रही है, यानी कि ये वैल्यू ऑलरेडी क्या थी दोनों में, यू और जी सेम थे। तो और इसके बाद साइन 2 थीटा की वैल्यू भी दोनों में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो दोनों के लिए रेंज हमारे पास क्या आएगी, इक्वल आएगी। फाइनली हम क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि एंगल चाहे 45 प्लस अल्फा हो चाहे 45 माइनस अल्फा हो, जो
2 थीटा है, यानी कि 90 प्लस 2 अल्फा और 90 माइनस 2 अल्फा दोनों के लिए जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, cos 2 अल्फा के बराबर आती है। Therefore, ranges are equal for elevations which exceeds or falls short of 45 degree by equal amount alpha. Example number 4.8. A hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with initial speed of 15 meter per second. Neglecting the air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सिचुएशन को डायग्राम से देखें तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, एक 490 मीटर की हाइट पे कोई हाइकर खड़ा है और यहाँ से ये एक स्टोन फेंकता है जिसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकता है, इसलिए हमने इसको यूएक्स लिखा है। और ग्रेविटी के इफेक्ट में ये मोशन करेगा तो इसका पाथ जो है वो ट्रेस कुछ इस तरीके से होगा। जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, इसके पास एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स कंपोनेंट जो है वो इसका एज इट इज रहेगा जैसा वो था। और जब हमारे पास वाई डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से एक वाई कंपोनेंट भी वेलोसिटी का आ जाएगा जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा और वाई कंपोनेंट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पूछा गया है टाइम के बारे में हम बात करते हैं। तो किसी चीज को अगर h हाइट से गिराया जाता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2h/g। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 490 मीटर और डिवाइडेड बाई g, दैट इज इक्वल टू 9.8 हमारे पास है। यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा और 2 से कैंसिल आउट करके नीचे हमारे पास कितना बचेगा 49, और 49 से 49 कैंसिल होके हमारे पास बचेगा अंडर रूट 100, यानी कि फाइनली जो नीचे पहुंचने में टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड। अब इसके बाद दूसरा कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो जो हमारे पास y डायरेक्शन का कंपोनेंट है vy की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी। तो vy की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन uy प्लस नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा g और इनटू में t। तो uy की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0, हमारे पास g की वैल्यू है दैट इज 9.8 और टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो ये हमारे पास आ जाएगी 98 मीटर पर सेकेंड। तो vy की वैल्यू है दैट इज 98 मीटर पर सेकेंड और x डायरेक्शन में हमारे पास अभी भी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड हमारे पास है। तो v की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये हमारे पास vx की वैल्यू दैट इज 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर हमारे पास आएगा और ये वैल्यू हमारे पास लगभग जो है अगर हम सॉल्व करेंगे तो 98 प्लस 99 लगभग 99 मीटर पर सेकेंड के अराउंड इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी। तो एग्जांपल नंबर 4.9, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट। तीन चीजें पूछी गई है, पहला मैक्सिमम हाइट, दूसरा टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल एंड लास्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर to the point where the ball returns to the same level। इसी को डायग्राम से समझे तो क्या है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, उससे किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है और जो ये एंगल दिया गया है ये हमारे पास कितना है 30 डिग्री पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज पूछी गई है, ए पार्ट में पूछा गया है एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, दूसरा यहाँ से लेके ये ए से लेके जब तक हम बी पॉइंट तक पहुंचता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आता है तब तक उसको टाइम कितना लगता है, दैट मीन्स हमारे पास क्या पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट हमसे पूछा गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। इसके बाद फाइनली ए से बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, इसका मतलब हमसे क्या पूछी गई है, रेंज जो है वो पूछी गई है। तो तीनों के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम ए पार्ट के लिए बात करें कि एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। सारी वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास 28 इंटू 28 और साइन स्क्वायर हमारे पास कितना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 हमारे पास आएगा
तो वैल्यू हमारे पास आएगी 28 इंटू 28। साइन 30 हमारे पास कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। और ये सारी वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर। अगला अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट के लिए क्या आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जे। सारी वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 28 साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और डिवाइडेड बाई 9.8। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28/9.8। तो रफली वैल्यू हमारे पास आ गई 2.9 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट रेंज। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यू स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 और साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब हो गया अब थीटा की वैल्यू 30 थी तो साइन कितना हो गया 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और डिवाइडेड बाई 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 69 मीटर। तो एच मैक्सिमम हमारे पास कितना है 10 मीटर है और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 69 मीटर है। और टोटल ए से ऊपर जाने में और वापस नीचे आने में जो टोटल टाइम लगा है दैट इज 2.9 सेकेंड। Example number 4.10. An insect trapped in a circular groove of radius 12 cm moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. दो चीजें पूछी गई है। फर्स्ट, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। सेकंड पूछा गया है इज एक्सेलरेशन वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। सबसे पहले अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी के लिए तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास इसने कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट किए 7 रिवोल्यूशंस। तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर करता है 2 पाई। टोटल हो चुके हैं हमारे पास 7 रिवोल्यूशंस और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आएगा 100 सेकेंड में इसने कवर किया है। तो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 पाई की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड विद 7 अपॉन 100। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 44 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ हम बोल सकते हैं 0.44 रेडियन पर सेकेंड हमारे पास आएगी। तो ओमेगा मिल गया तो इससे हम v कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा r। तो ओमेगा की वैल्यू 0.44 मल्टीप्लाइड विद 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान रहे क्योंकि हमने वैल्यू सेंटीमीटर में रखी है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड वैल्यू यहाँ पे आ रही है। इसके बाद दूसरा दोनों हमारे पास दूसरे पार्ट के लिए बात करें कि क्या इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि इसके जो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ है सेंटर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पे आप देखोगे तो दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, इस पॉइंट पे देखोगे तो ये डाउनवर्ड आ रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जरूर हमारे पास कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब 0.44 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 12। तो ये आएगा 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।